Good evening, all. Let's continue with D and F block element. D and F block elements. Okay. Now, guys, in case of D and F block elements, which groups we are going to learn? Okay. So we are going to learn from group 3 to group 12. Okay. So ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक हम लोग सारे एलिमेंट स्टडी करने वाले हैं एंड यहाँ पे हम लोग दो टाइप के एलिमेंट स्टडी करते हैं. नंबर 1 ट्रांजिशन एलिमेंट, जस्ट अ मिनट, लेट मी रिस्टार्ट इट. आज ज्यादा ही लैग हो रहा है. So guys, let's start with DNF block element. DNF block elements. Now, in case of DNF block element, we are going to learn about transition elements. Transition elements. Now, what are transition elements? देखो guys, इनकी old definition जो थी, वो थी D block elements are transition elements. ठीक है? But according to their new definition, इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे सिंपल वाले. न्यू डेफिनेशन, elements having incompletely filled d orbitals, ठीक है, आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, तो इसके हम लोग कुछ एग्जांपल लेंगे. तो व्हाट आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या फिर विच एलिमेंट्स आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो गाइस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स with completely filled d orbital, with completely filled d orbital. तो ऐसे डी ब्लॉक के एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल अगर कंप्लीटली फिल्ड है, तो दे आर कॉल्ड एज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, तो गाइस लेट्स सी some examples. We'll take some examples, but second are inner transition elements. ठीक है, दूसरी टाइप जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं, इट इज इनर transition elements. So what are inner transition elements? ठीक है, तो guys, F block elements are called as inner transition element. इसमें कुछ भी एक्सेप्शन नहीं. ठीक है, अब इनके ऊपर एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत सिंपल रहता है बट कंफ्यूजिंग हो सकता है. क्वेश्चन, which of the following is not a transition element? ट्रांजिशन एलिमेंट. अब गाइस इसमें याद रखना, तुम लोगों को पूछा क्या है, विच वन इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट. गाइस, ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक नहीं है अभी, ये ओल्ड डेफिनेशन थी, बट राइट नाउ दे आर आस्किंग विच वन इज द ट्रांजिशन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन. ठीक है, ये एक कॉमन क्वेश्चन हो गया जिसमें ऑप्शन ए स्कैंडियम, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी निकल, ऑप्शन डी जिंक. ठीक है, तो गाइस
नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये कौन रहता है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट विथ कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, बट गाइस बिगिनिंग में देखो, जो एकदम इनिशियली आता है ना, उसमें सबसे कम डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन, डी का सिंगल इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में रहता है। कोबाल्ट में डी के 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये कैसे निकालते हैं वो मैं तुम लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। निकल डी के 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एंड जिंक के अंदर D10। गाइस इसका एकदम सिंपल लॉजिक है, जो एकदम एंडिंग में आता है, ठीक है, डी सीरीज में जो एकदम एंडिंग में आएगा, फॉर एग्जांपल जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, ये एकदम लास्ट क्यों आ जाते हैं? बिकॉज इनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। आर यू गेटिंग इट गाइस? सो विच वन इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट? तो ऑब्वियसली इसका आंसर एकदम इजी हो जाएगा, स्कैंडियम जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। आर यू गेटिंग इट? कंप्लीटली फिल्ड, यस। नाउ गाइस लाइकवाइज इसमें और एग्जांपल्स आ सकते हैं। ऑप्शन ए टाइटेनियम+3, अभी आयंस दे दिए, पकड़ लेते हैं। ऑप्शन बी Cu+1, ऑप्शन सी Cd2+, ऑप्शन डी Ag+। अब गाइस यहाँ पे अगेन एंडिंग वाले याद रखना, ठीक है। अब एंडिंग वाले एलिमेंट्स कौन से, ठीक है। तो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। सिमिलरली जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, दीज आर नॉन ट्रांजिशनल एलिमेंट्स, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों होता है? कॉपर, कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गाइस रहती है 3d10 4s1, ठीक है। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है एंड कॉपर+1 में दिखाएगा D10, कैडमियम भी D10 एंड सिल्वर भी D10, ठीक है। तो विच वन इज नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट? तो यहाँ पे कौन कौन नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट में आ जाएंगे? कॉपर, कैडमियम, मर्क्यूरी। अब बहुत सारे लोगों को डाउट आ रहा होगा कि यार ये डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, हम लोग कैसे निकाले? तो अभी हम लोग इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना इनके बारे में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो डोंट वरी। सो गाइस ये एकदम कॉमन क्वेश्चन हो जाता है, और ये एंडिंग वाले 6 तुम लोगों को अगर याद हो गए तो और ही अच्छी बात है, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, ठीक है। दीज आर नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, नाउ नेम ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, या फिर नेम ऑफ ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट। अभी हम लोग सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं गाइस। याद रखो डी ब्लॉक जो रहता है वो ग्रुप 3 से ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स के नाम तुम लोगों को पता रहने चाहिए। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं 3D सीरीज। याद रखना डी ब्लॉक को हम लोग N-1 डी ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। N-1 डी सब शेल बोलते हैं। इसका रीजन क्या रह रहा है? तो गाइस इसका रीजन एकदम सिंपल रहता है। अगर हम लोग फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हैं तो फोर्थ पीरियड में डी ऑर्बिटल 3D का आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद 3D सीरीज। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइम पे तुम लोगों को ये N-1 डी सबशेल का मीनिंग समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जिंक, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहती है 3D310 4s2। अब देखो गाइस जिंक एंड होता है फोर्थ शेल में, जिंक एंड होता है फोर्थ शेल में, बट उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल आता है वो रहता है थर्ड शेल का। आर यू गेटिंग इट? ठीक है। तो फोर्थ शेल में एंड होके थर्ड ऑर्बिटल का डी ऑर्बिटल रहता है, थर्ड शेल में डी ऑर्बिटल रहता है, इसलिए N-1 डी सबशेल, ठीक है। तो 4-1 मतलब 4-1 3, तो 3D सबशेल इसके अंदर है। सो लेट्स स्टार्ट विद 3D सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसके बाद हम लोग लिखेंगे, पहले सबके नाम पढ़ लेगा, ठीक है। तो 3D सीरीज ये हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है भाई। इनके लिए अपनी निमोनिक क्या है? स्कू टी वाले काका मने पे को नी कॉपर जिंक, ठीक है। नेक्स्ट इज 4D सीरीज।
नाउ व्हाट इज द निमोनिक फॉर 4D सीरीज? यूट्रियम, सॉरी, यारी, जरा, निभाना, मौत तक, रुकावटें राह में पड़े अगर कोई, ठीक है। यूट्रियम, जिरकोनियम, मोलिब्डेन, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ठीक है। नाउ गाइस नेक्स्ट इज 5D सीरीज। 5D सीरीज, नाउ इन केस ऑफ 5D सीरीज, ला, हफ्ता, वरना रे, उसामा से इराक में पिटवाऊंगा, ठीक है। सो अब यहाँ पे स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर, गाइस एटॉमिक नंबर इनके याद रखना बहुत सिंपल है, एग्जाम में दिए रहते हैं यूजुअली। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर आएगा 21, देन 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। अब गाइस 21 में हम लोग ऐड करते हैं 18, तो अपने को यूट्रियम का एटॉमिक नंबर मिलता है, तो 21 प्लस 18 39, 22 प्लस 18 40, 23 प्लस 18 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, ये हो जाता है हमारे 4D सीरीज के एटॉमिक नंबर। अब गाइस लैंथेनम जाने के लिए हम लोग फिर से ऐड करेंगे 18, ठीक है। सो 39 प्लस हाउ मच, सॉरी 39 प्लस 18 इज हाउ मच, so guys 39 plus 18 will become 57, तो एटॉमिक नंबर ऑफ लैंथेनम इज 57। 57 के बाद जिरकोनियम से हैफनियम जाते वक्त हम लोग ऐड करते हैं 32। अब यहाँ पे गाइस जरा सा लॉजिक चेंज हो गया, हम लोग ने ऐड किया 32, 32 ऐड करोगे तो एटॉमिक नंबर बन जाएगा 72। अब गाइस देखो हर एक जगह पे एटॉमिक नंबर एक एक से बढ़ते जा रहा था, बट यहाँ पे अचानक से एटॉमिक नंबर डायरेक्ट मतलब बहुत बड़ा ज्यादा ही बढ़ गया, एक से बढ़ाने 57 के बाद 58 नहीं आया ना। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाँ आदित्य करेक्ट आंसर है, वेरी नाइस, सनी का करेक्ट आंसर है। गाइस लैंथेनम के बाद है ना हैफनियम डायरेक्ट नहीं आता, लैंथेनम के बाद लैंथेनॉइड सीरीज आती है। यस करेक्ट आंसर है, मैं करेक्ट आंसर है। सो यहाँ पे हो रहा क्या है, लैंथेनाइड के बाद, लैंथेनाइड के बाद ल्यूटेटियम तक पूरा एफ ब्लॉक आ जाता है, करेक्ट बोल रहे हो नीरज, तो पूरा का पूरा एफ ब्लॉक आ जाता है, एंड जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर जो है वो अचानक से चेंज हो जाते हैं 57 से 72 आने का रीजन, बिकॉज बीच में 14 इलेक्ट्रॉन लैंथेनॉइड्स के आ जाते हैं, ठीक है। सीरियम से लेके ल्यूटेरियम तक सारे के सारे लैंथेनॉइड्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो गैस 72, 72 के बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ठीक है। तो यहाँ पे बीच में लैंथेनॉइड्स आ जाते हैं जिसकी वजह से सब कुछ चेंज हो गया, एटॉमिक नंबर पूरी तरह से डिफर हो गया, ठीक है। ओके सो गाइस दीज आर लैंथेनॉइड्स, सॉरी दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें तुम लोगों को 6D सीरीज कभी याद रखने की जरूरत रहती तो नहीं है, तो थोड़ा सा हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। 6D सीरीज, इसमें सबसे पहले आता है एक्टिनियम एंड उसके बाद आता है रदरफोर्डियम। एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर 57 प्लस 32 हो जाता है 89। रदरफोर्डियम का एटॉमिक नंबर 32 प्लस सॉरी 72 प्लस 32 हो जाता है 104। अगेन एटॉमिक नंबर में सडन चेंज आ जाता है, रीजन बीइंग एक्टिनियम के बाद पूरा एक्टिनॉइड्स आ जाता है, विच इज एक्टिनियम से लेके सॉरी थोरियम से लेके लॉरेंसेनियम तक, ठीक है। तो गाइस दीज आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, बट पहले जरा एफ ब्लॉक भी याद कर लेते हैं हम लोग, भाई एफ ब्लॉक में कौन कौन आता है। नाउ गाइस इन केस ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग पढ़ते हैं लैंथेनॉइड्स,
एंड एक्टिनॉइड्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज N-1 F सबशेल। ठीक है, मतलब अगर तुम लोग 4F लिख रहे हो तो उस एटम में 6 शेल रहने ही वाला है। ठीक है, 6 माइनस, अरे N-1 क्यों लिखा मैंने, N-2 F सबशेल। मतलब अगर तुम लोग 4F, किसी एक एटम में 4F है तो उसके अंदर डेफिनेटली 6th शेल है, मतलब 6S रह सकता है। 6-2 इज F। ठीक है, मतलब 6-2 4F हो जाएगा। तो उसकी एंडिंग 6th शेल में हो रही है, तब जाके उसके अंदर 4F आ रहा है। ठीक है, तो पहले वी लर्न अबाउट लैंथेनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स इज लाल, इसका निमोनिक क्या था, लाल, श्रेयासा, प्रसाद, नंदुने, प्राइम मिनिस्टर, श्रीमती, यूरोपियन, गांधीचा, टेबलवर, टेबलवर, दिला, होता, इराक सा तंबाकू, याकूब ने लुटला। ठीक है, एटॉमिक नंबर 57, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 57। ठीक है, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71। ठीक है, ल्यूरिडियम LU। या नाउ नेक्स्ट इज एक्टिनॉइड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एक्टिनॉइड्स। एक्टिनॉइड्स के लिए एक सिंपल निमोनिक है ATP, ATP, UNP, AC, BC, EF, MNL। ठीक है, तो गाइस कैसे होगा, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरेसियम, क्यूरियम, बर्किलेनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टाइनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसेलियम। ठीक है, तो गाइस एक्टिनियम्स का एटॉमिक नंबर रहता है 89, 90, 91, 92 एंड इट एंड्स ऑन 103। लॉरेंसेलियम एंड्स ऑन 103। ठीक है, तो गाइस इसके लिए और एक निमोनिक तुम लोगों को मैंने बताया होगा। ठीक है, निमोनिक इज ऐसी टांगों पर उसकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, इस फिल्म में नो लड़की। ठीक है, तो तुम लोगों के ऊपर है, तुम लोगों को कौन सा निमोनिक याद रखना है। सीरीज सिर्फ पता रहने चाहिए। यस, अच्छा था ना। ओके, तो चलो लिख दो F ब्लॉक एंड D ब्लॉक। ठीक है, इनके निमोनिक्स एग्जाम में गाइस तुम लोगों को सबसे पहला काम यही करना है कि एग्जाम में जाते ही तुम लोगों को पूरा का पूरा ये क्या बोलता है, पीरियोडिक टेबल लिख के रखना है। ठीक है, रफ वर्क में नहीं, ये लास्ट वाला जो निमोनिक है वो मेरा नहीं है। अगेन गाइस तुम लोगों को याद रखना है, एग्जाम में जाते ही पूरा पीरियोडिक टेबल तुम लोगों का लिख के हो जाना चाहिए। ठीक है, जो ATP UNP है वो मैंने बनाया था, मतलब इट्स नॉट अ गुड थिंग, मतलब ऐसा कुछ अच्छा निमोनिक नहीं है वो, बट वो याद रखने के लिए भी इजी गिर जाता है।
हो गया गाइस? चलो तो आगे बढ़े। नहीं हुआ? ठीक है, लिखो लिखो, जल्दी कंप्लीट करो। नाउ विल स्टार्ट विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो गाइस, डन। हम्म, हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज, किसी का अगर लिखना बाकी होगा तो आगे तुम लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, डोंट वरी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ऑर्बिटल, ठीक है। पहले हम लोग डी ऑर्बिटल पढ़ेंगे, उसके बाद है, ठीक है, डी ब्लॉक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक पढ़ेंगे। नेक्स्ट रीडिंग डालना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो गाइस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम लोग 3D सीरीज का देखते हैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो गाइस, इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तुम लोगों को पता रहना चाहिए। तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। अब इनमें एक एंडिंग होने वाली है 3D से एंड 4s से, ठीक है। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखो, इन सब में आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है एंड आर्गन के पास रहते हैं 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो गाइस 18 प्लस हाउ मच इज 21, तो 18 प्लस 3 इज 21। तो तुम लोगों को जो इनका एटॉमिक नंबर है उसको फ्लिप कर देना है। मतलब क्या? तो 4s2
सॉरी 3d1 4s2, एटॉमिक नंबर फ्लिप कर देना है, 3d2 4s2, समझ में आ रहा है कुछ, 3d3 4s2। अब गाइस यहाँ पे 3d4 4s2 होना चाहिए, बट यहाँ पे हो जाता है 3d5 4s1, एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है सो दैट इट विल बिकम स्टेबल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इट विल अचीव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन व्हिच इज हाफ फेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग बाद में ये अच्छे से एग्जांपल देख लेंगे। कॉपर एंड क्रोमियम आर एक्सेप्शनल, करेक्ट बोल रहे हो। नाउ गाइस यहाँ पे वापस उल्टा 3d5 4s2, 26 का उल्टा 3d6 4s2, 27 का उल्टा 3d7 4s2, 3d8 4s2, यहाँ पे वापस एक्सेप्शन आ जाता है 3d10 4s1 एंड जिंक इज 3d10 4s2, ठीक है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी किस भरोसे जाती है, तो इट इज रिटन ऑन द बेसिस ऑफ Gauss principle in which atomic orbitals are written in their increasing energy order, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में हम लोग इनको लिखते हैं। तो सबसे कम एनर्जी रहती है 1s में, 1s के बाद आता है 2s ऑर्बिटल, फिर आता है 2p, फिर आता है 3s, फिर आता है 3p, देन 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d एंड 7p। दिस इज ऑफ Gauss प्रिंसिपल, इसे हम लोग फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो गाइस s ऑर्बिटल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। d में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो d में इलेक्ट्रॉन आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे गाइस, s में आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम, तो क्रोमियम के अंदर 24 इलेक्ट्रॉन है। तो गाइस 24 इलेक्ट्रॉन में पहले कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन गए, 2p में 6, p में 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, उसके बाद हो गया 3s2, उसके बाद आता है 3p, तो 3p के 6 इलेक्ट्रॉन। अब गाइस इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12 एंड 12 + 6 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन गाइस, आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब 3p के बाद आता है 4s, तो 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, तो ये हो गया 20 एंड 20 प्लस हाउ मच इज 24, तो 24 + 4 इज 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 3d4, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3d में 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। तो गाइस 4s के 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 3d में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ व्हाट विल हैपन, 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ जंप मारता है so that it will gain a stable electronic configuration and you will get 4s1 and 3d5। समझ में आ रहा है कुछ, ये हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी करके हो चुके हैं, बराबर ना। तो एक और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, it becomes half filled and because of which it becomes stable, half filled stable electronic configuration, and to achieve this stable electronic configuration one electron is jumped and we get 4s1 3d5, ठीक है। चलो, तो गाइस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना वैसे तो इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, एंड यूजुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 ही चीजों के पूछे जाते हैं, क्रोमियम एंड कॉपर, ठीक है। अब इसके बाद वाले भी हम लोग देखने वाले कुछ एलिमेंट्स, बट यही 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, लिख के रखो जल्दी। फिर उसके बाद 4d एंड 5d सीरीज भी हम लोग देखेंगे, बट दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। तो गाइस लिख के हो गया, कॉपर में भी सेम एक्सेप्शन आता है, एंड कॉपर के एक्सेप्शन का रीजन टू अचीव कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कंप्लीट फिल्ड हो जाता है वो, अरे बराबर ना।
ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या। So guys, next 4D series. Now in case of 4D series, it starts from yttrium. ठीक है, तो 4D series yttrium, zirconium, zirconium, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, उसके बाद आता है पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ठीक है, अब यट्रियम का एटॉमिक नंबर रहता है 39, तो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। ठीक है, अब जैसे 3D सीरीज में 3D एंड 4S रहता है, वैसे ये 4D सीरीज में 4D एंड 5S रहेगा। गाइस याद है ना, मैंने तुम लोगों को बताया था। ठीक है, ये डी सीरीज ये n-1 रहती है, तो 4D में 5S रहने ही वाला है। अब यहाँ पे कौन सी नोबल गैस आएगी, तो गाइस यहाँ पे नोबल गैस आती है क्रिप्टॉन, विच कंटेन्स 36 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ 36 प्लस हाउ मच इज 39, so 36 प्लस 3 इज 39। तो यहाँ पे गाइस सेम होता है 1 2, ऊपर जैसे हुआ था 2 2। मॉलिब्डेनम में सेम एक्सेप्शन दिखेगा हम लोगों को 1 5। ठीक है, 1 5। बट गाइस ये एक्सेप्शन जो है ना, वो यहाँ पे इस एक ही जगह पे नहीं दिखता। मॉलिब्डेनम क्रोमियम को ही फॉलो करते हैं एंड इट शोज 1 5 सो दैट इट विल बिकम हाफ फिल्ड। ठीक है, 5 1, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने। तो 5 1 ये सेम एक्सेप्शन क्यों दिखता है, बिकॉज ये क्रोमियम को फॉलो करने को चाहता है। सिल्वर में भी सेम एक्सेप्शन दिखेगा 10 1, बिकॉज ये कॉपर को फॉलो करता है, एंड ये 10 2। ठीक है, बट गाइस बाकी हर एक जगह पे भी हम लोगों को ये सेम एक्सेप्शन दिखते हैं। बाकी हर जगह पे मतलब ओवर हियर वी गेट 4 1, एक एक इलेक्ट्रॉन बाकियों का भी जंप करता है। ओवर हियर वी गेट 6 1, ओवर हियर वी गेट 7 1, 8 1 एंड 10 0। ठीक है, राइट इट डाउन, फिर हम लोग इसके एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एक जरा मुझे कॉल आ रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट।
यस गाइस, सॉरी एक कॉल आ गया था। नाउ लेट्स राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। देखो यहाँ पे तुम लोगों को इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है सिर्फ। अगेन जैसे मैंने बोला, आज तक नीट और जेई में सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के क्वेश्चन आए हैं। मैक्स टू मैक्स व्हाट दे कैन डू, दे विल आस्क अस अबाउट मोलिब्डेनम, पैलेडियम एंड सिल्वर, बिकॉज दे आर जस्टिफाइबल। ठीक है, तुम लोगों को बाकी रटना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे मोलिब्डेनम, सॉरी मोलिब्डेनम नहीं, पैलेडियम का एग्जांपल लेते हैं। चलो, पैलेडियम का एटॉमिक नंबर है 46, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी क्या चाहिए? तो इट इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d10। गाइस यहाँ तक तुम लोग बाय हार्ट करके ही रखो, क्योंकि 30 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए लिखने को अपने को। यहाँ पे 18 + 2 20, 20 + 10 30। उसके बाद आता है 4p6 36 क्रिप्टॉन। गाइस क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रीच हो गई। देन 5s2 कितने हो गए? 38। 38 प्लस हाउ मच इज 46? तो ऑब्वियसली गाइस 38 प्लस 8 इज 46। तो गाइस यहाँ पे 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 4d था, ये गलती से मैंने 4p लिख दिया। 4d में 8 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, 4d में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन थे। But guys, what happens if two electrons are shifted? If two electrons are shifted, then it will become completely filled. And obviously, completely filled electronic configuration is more stable. तो 5s में से दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं एंड दे मूव टू 4d। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पलेडियम का क्वेश्चन आने के चांसेस है, मॉलिब्डेनम के आने के चांसेस है एंड सिल्वर के आने के चांसेस है। ठीक है, शुड वी मूव हेड? ये समझ में आ रहा है गाइस तुम लोगों को? पलेडियम 4d10 6 5s 0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 5d सीरीज। 5d सीरीज लैंथनम, हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन। Why it won't happen in nickel? It is because of high nuclear charge guys। इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींचने के लिए उतना पॉजिटिव चार्ज भी चाहिए, उतना प्रोटॉन का चार्ज भी चाहिए, जो पलेडियम के अंदर है। निकल के अंदर 28 इलेक्ट्रॉन्स में वो नहीं हो पाता। ठीक है, 28 प्रोटॉन्स में वो नहीं हो पाता। नाउ गाइस, लैंथनम, हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, हाँ इट विल बी 5s0, करेक्ट बोल रहे हो। तो ये क्या 5s0 हो गया है ना? ऊपर मैंने वो एक्सपेक्टेड लिख के रखा है, यहाँ पे मैंने तुम लोगों को 5s0 लिख के दे दिया है। ठीक है, टंगस्टन, रेनियम, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ठीक है, तो गाइज ओवर हियर 57, इट्स एटॉमिक नंबर इज 57, देन 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे कौन सी नोबल गैस आएगी? यहाँ पे नोबल गैस आ जाती है जेनॉन, एंड जेनॉन के 54 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ग्रुप आ जाता है 6d, सॉरी हाँ 6d एंड 6d ना, नहीं 5d, एंड ये बन जाते हैं 6s n-1 ना गाइज। तो 6 - 1 5d शेल। अब गाइज 54 + 3 इज लैंथनम 57। तो गाइज ये हो जाएगा 5d1 6s2। अब गाइज 54 प्लस हाउ मच इज 72? 54 प्लस हाउ मच इज 72? बताओ। 54 + 18 गाइज। अब 18 इलेक्ट्रॉन्स तुम लोग यहाँ पे डी और एस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन्स डी और एस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे बताओ? 18 इलेक्ट्रॉन्स डी और एस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे? तो गाइज यहाँ पे 18 इलेक्ट्रॉन डी और एस में कभी डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं पाएंगे। हाँ, प्रणव, महेश, नीरज करेक्ट आंसर है।
यहाँ पे गाइस एफ ऑर्बिटल आ जाता है, याद है? ये एटॉमिक नंबर अचानक से बढ़ने का रीजन था, पाने का करेक्ट बोल रहे हो, एफ के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं यहाँ पे। लैंथेनम से लिथियम तक हमारा एफ ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड हो जाता है। अरे कुछ समझ में आ रहा है? तो 54 प्लस 14 68, 68 प्लस एस के दो 70 एंड 70 प्लस 2 गाइस 72। अरे कुछ समझ में आ रहा है क्या? बाद में ये हो जाएगा 3 2 14, 4 2 14, यहाँ पे नो एक्सेप्शन, 5 2 14, 6 2 14, 7 2 14, 8 2 14, 10 1 14 एंड 10 2 14। अगेन गाइस, आज तक क्रोमियम के आगे गए नहीं जेई वाले, ठीक है? मॉलिब्डेनम, पलैडियम, सिल्वर इंपॉर्टेंट है, एंड एक गोल्ड तुम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। याद रखो, आज तक क्रोमियम के आगे नहीं पहुंचे, क्रोमियम और कॉपर के आगे, मतलब 3D सीरीज के आगे हम लोगों ने 5D तक कर लिया है, सो दैट कुछ टेंशन ना रहे। एंड आई थिंक एक्सेप्शन सिर्फ याद रखना है जो कि लॉजिकल है। तो अगर एग्जाम में आ जाए तो तुम लोगों को अचानक से वो ऐसे क्लिक तो हो ही जाएगा, यार ये 4-5 कंपाउंड है जो हम लोग, एलिमेंट है जो हम लोगों को याद रखने हैं, ठीक है? इन पे अगर क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम में वो क्लिक हो जाना चाहिए कि हाँ इनमें एक्सेप्शन आने ही वाला है, ठीक है? रेस्ट एवरीथिंग इज क्वाइट इजी, और बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये 4-5 कंपाउंड्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो, इनके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा, इनके बाहर से क्वेश्चन आने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है? चलो शुड वी मूव अहेड? ओके, तो गाइज नेक्स्ट इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? हो गया? तो नेक्स्ट इज देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग पहले स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम देयर हार्डनेस, ठीक है? तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो guys in case of physical properties first we are going to start with their hardness, ठीक है? तो नंबर 1 इज हार्डनेस और मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है? तो गाइस मेटालिक बॉन्ड बनता कैसे है बताओ जरा, मेटालिक बॉन्ड कैसे बनता है? तो देखो, मेटल जो है उनको न्यूट्रल रहना कभी भी पसंद नहीं है, तो मेटल ऑलवेज एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म, ठीक है? तो सोडियम का अगर तुम लोगों के पास मेटल है तो उसके अंदर Na+ रहेगा। सोडियम का जो मेटल रहता है वो हमेशा Na+ रहेगा, ठीक है? हमेशा Na+ फॉर्म में, ऑलवेज, ठीक है? एंड अब गाइस ने Na+ तो बना दिया, ठीक है, बट यार इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? क्या सोडियम को छोड़ के चला गया है क्या? नहीं, वो अभी भी देखो पॉजिटिव आयंस, ऐसे इतने सारे पॉजिटिव आयंस एक जगह पे रह ही नहीं पाएंगे स्टेबल, तो इवन नाउ नेगेटिव चार्ज इज समवेयर देयर, ठीक है? एंड वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट रहता है इंटरस्टिशियल स्पेस में, इन गैप्स में, ठीक है? अगर जनरल वर्ड्स में बोलूँ तो गैप, अगर साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूँ तो इंटरस्टिशियल स्पेस। अब गाइस इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एंड सोडियम का पॉजिटिव चार्ज, they will start attracting, and because of this attraction a bond is formed which is called as metallic bond। अरे कुछ समझ में आ रहा है?
बट सी सोडियम इज शेयरिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन था, तो उसने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया. Now guys tell me extent of metallic bond over here is very strong या बहुत weak? Extent of metallic bond is very strong or it is very weak? What do you think? Yep, extent of metallic bond is very weak because only one electron is there. ठीक है? So sodium forms a weak metallic bond because of which sodium is a hard metal or a weak metal. Sorry, hard metal or a soft metal. Sodium is a hard metal or a soft metal. Sodium is a soft metal. ठीक है? Only one electron is there, hence sodium is a soft metal and it can be cut by using a butter knife. याद है? सोडियम कैन बी कट बाय यूजिंग बटर नाइफ और नाइफ, इजीली कट हो जाता है, बहुत सॉफ्ट मेटल रहता है. ठीक है. उसी बदले का इस मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो एक्सटेंट ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग इज ग्रेटर इन मैग्नीशियम या लोअर इन मैग्नीशियम? मैग्नीशियम में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा या वीक बनेगा? मैग्नीशियम में सोडियम के कंपैरिजन में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा. क्यों स्ट्रॉन्ग बनेगा गाइस? बिकॉज वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा. सो विच वन इज हार्डर, सोडियम या मैग्नीशियम? मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देगा. विच वन इज हार्डर? मैग्नीशियम इज हार्डर. व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम गाइस? एल्यूमिनियम विल बिकम मोर हार्ड या लेस हार्ड? इवन हार्डर इन एल्यूमिनियम. समझ में आ रहा है? तो गाइस जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन, मेटालिक बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते जाएगा. अब मुझे बताओ बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? बॉन्डिंग में कौन से इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. वेरी नाइस. तो गाइस स्कैंडियम, अभी हम लोगों को एस ब्लॉक नहीं पढ़ना है वैसे तो, ये तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, मैंगनीज पे को नी, कॉपर, जिंक. ठीक है. अब गाइस मुझे बताओ किसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है? D1, D2, D3, D5, D4 नहीं एक्चुअली, D5, D5, D6, D7, D8, D10, D10. गाइस मुझे बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स किसके पास है? जिंक के पास है. अब मुझे बताओ तो मेटालिक बॉन्ड जिंक में सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, स्कैंडियम में बनना चाहिए, किसमें, मतलब मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसमें बनना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसमें बनना चाहिए? ओके महेश, करेक्ट आंसर है. वेरी नाइस. तो गाइस यहाँ पे एक्चुअल में हम लोग देखते हैं, अथर्व वेरी नाइस, करेक्ट आंसर है. मैं करेक्ट आंसर है. तो यहाँ पे हम लोग देखते गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. स्कैंडियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम 1, 2, 3. हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन क्रोमियम? हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन क्रोमियम? 1, 2, 3, 4, 5. एंड गाइस 4s का एक इलेक्ट्रॉन मत भूलना, ये बहुत कॉमन मिस्टेक हो जाती है. हाउ में ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाता है एकदम इनोसेंट, हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन क्रोमियम, एंड हम लोग 5 लिख के आ जाते हैं. बट यार इसमें s ऑर्बिटल भी हाफ फील्ड है. ठीक है. तो 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. मैंगनीज 1, 2, 3, 4, 5. Fe में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गाइस? 1, 2, 3, 4, 5, 6. कोबाल्ट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. निकल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. कॉपर गाइस, कॉपर में सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल का, एंड बाकी सब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सारे के सारे पेयर्ड. जिंक कंप्लीटली फिल्ड गाइस, एस ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड एंड डी ऑर्बिटल भी कंप्लीटली फिल्ड. अरे कुछ समझ में आ रहा है? तो गाइस नाउ यू टेल मी विच एलिमेंट इज हार्डर, या फिर विच एलिमेंट इज हार्डेस्ट? सबसे हार्ड कौन सा एलिमेंट रहेगा? वेरी नाइस सिद्धेश, करेक्ट आंसर है. यश करेक्ट आंसर है. सो क्रोमियम इज द हार्डेस्ट एलिमेंट. क्रोमियम इज द हार्डेस्ट एलिमेंट. अरे कुछ समझा?
सो गाइस यहाँ पे अगर हम लोग एटॉमिक रेडियस, सॉरी हार्डनेस, एटॉमिक रेडियस नहीं पढ़ रहे हैं ना, हार्डनेस वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ में प्लॉट करने जाओ, ठीक है। तो ग्राफ कैसे आएगा, देखो गाइस, स्कैंडियम ग्राफ ऐसे कुछ आएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज गाइस अनएक्सेप्शनली वीक हो जाता है। मैंगनीज में एक एक्सेप्शन है कि वो एकदम वीक हो जाता है, उसमें मेटालिक बॉन्ड्स जो है वो थोड़े वीक रहते हैं, ठीक है। अब रीजन इसका साइज हो सकता है, पैकिंग एफिशिएंसी हो सकती है, बहुत सारे रीजन है गाइस, ठीक है। तो ये एक एक्सेप्शन आ जाता है। उसके बाद एफई, देखो एफई वापस थोड़ा सा हार्ड, मतलब क्या, तो ये डिक्रीज जो है वो ग्रेजुअल हो जाना चाहिए था ना यार। देखो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 3 6, फिर 5 4 3 2 1 ऐसे होते जा रहा है, तो डिक्रीज ग्रेजुअल होना चाहिए, बट मैंगनीज एक्सेप्शनली बहुत वीक हो जाता है। फिर आयरन, फिर कोबाल्ट, निकल, ये ऑलमोस्ट सेम रहता है, इसका रीजन हम लोग बाद में देखेंगे, इनकी एटॉमिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम आ जाती है। फिर कॉपर एंड जिंक इज द वीकेस्ट मेटालिक बॉन्डिंग फॉर्मिंग एलिमेंट, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ आता है जो तुम लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएगा, डोंट वरी। तो गाइस स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, एक एक एक्स्ट्रा का एलिमेंट ऐड कर दिया क्या मैंने, चलो ठीक है, वेनेडियम, क्रोमियम, जरा समझ के लेना, ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी, बना देते इसको एक बार अच्छे से। सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थी क्रोमियम तक, ठीक है। क्रोमियम मैंगनीज अनएक्सेप्शनली वीक बन जाता है, फिर पे को नी, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रेंथ, कॉपर, जिंक, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडियम के बाद आता है यूट्रियम, स्कैंडियम के बाद आता है यूट्रियम, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इन केस ऑफ यूट्रियम। तो देखो गाइस यूट्रियम में मास बढ़ गया, मास बढ़ गया तो वैंडवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, वैंडवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बढ़ गया तो हार्डनेस बढ़ेगी या कम होगी गाइस, अट्रैक्शन अगर बढ़ रहा है तो हार्डनेस बढ़ेगी या कम होगी, तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, अट्रैक्शन बढ़ गया हार्डनेस भी बढ़ गई। तो गाइस स्कैंडियम के बाद यूट्रियम, यूट्रियम, जिरकोनियम, स्कैंडियम, सॉरी यूट्रियम, जिरकोनियम, भूल गया मैं, यार ये जरा, नियोबियम, मॉलिब्डेनम हाईएस्ट, टेक्नीशियम अनएक्सेप्शनली कम, बाद में रेनियम, रुदेनियम। अब यहाँ पे वो जो स्टेडी फॉल है वो नहीं रहता, रेनियम, रुदेनियम, पलैडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ठीक है। तो देखो यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पलैडियम, सिल्वर एंड कैडमियम, ठीक है। तो यहाँ पे हार्डनेस कैसे मेजर करते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर, ओके। नाउ गाइस नेक्स्ट, लैंथेनम, हैफनियम, लैंथेनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, फिर बाद में यहाँ पे वापस डिक्रीज होना स्टार्ट होता है और वो स्टेडी डिक्रीज है। यहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन्स के इंटरफेरेंस की वजह से लैंथेनॉइड के सीरीज में एफ इलेक्ट्रॉन का इंटरफेरेंस होता है। तो टंगस्टन के बाद वरना रे, पेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी, ठीक है। ये स्टेडी डिक्रीज होना स्टार्ट होता है गाइस, ये सेम ग्राफ तुम लोगों को एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो लैंथेनम, हैफनियम,
टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ हार्डनेस, राइट इट डाउन फास्ट। बाय द वे गाइस, तुम लोगों को डाउट आ रहा होगा कि ये सब इतना डेटा कैसे याद रखना है। कुछ याद नहीं रखना है। हार्डेस्ट एलिमेंट या फिर हार्डेस्ट एलिमेंट अमंग दिस, ठीक है, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। ऑप्शन में जो रहेगा वो टिक करके आओगे। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन याद रखना है। सॉफ्टेस्ट मेटल्स, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी तो इतना सॉफ्ट हो जाता है कि यार लिक्विड रहता है। तो समझ में आ रहा है? तुम लोगों को ये पूरा डेटा याद नहीं रखना है। देखो, मुझे बहुत बार मैसेजेस आते हैं या फिर कॉल्स आते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए। कुछ नहीं, हार्डेस्ट मेटल्स ऐसे लिख के रखने का, हार्डेस्ट मेटल्स। हार्डनेस में तुम लोगों को इतना ही याद रखना है, जो क्वेश्चन आ सकता है। हार्डेस्ट मेटल्स कौन कौन है? तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन। टंगस्टन सबसे हार्ड, क्रोमियम थोड़ा सा कम। सॉफ्टेस्ट मेटल, कैडमियम, सॉरी जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सबसे सॉफ्ट एंड जिंक इसमें सबसे हार्ड। ठीक है, तो बस ऐसे याद रखना है, नथिंग एल्स। ठीक है, चलो होपफुली तुम लोगों को आइडिया आ गई होगी। तुम लोगों को हर एक ट्रेंड को ऐसे ही लिखते जाना है। ठीक है, ट्रेंड्स शॉर्ट नोट्स में हमेशा आने ही चाहिए। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट या फिर एटमाइजेशन। ठीक है, मेल्ट करना। ना भाई, इट इज क्वाइट ऑब्वियस। अगर मेटल हार्ड होगा तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अरे करेक्ट ना? तो गाइस, हार्डनेस को मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, एंड सेम ट्रेंड एज हार्डनेस, इसका ट्रेंड सेम रहेगा। सेम ट्रेंड एज हार्डनेस। तो गाइस, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? अच्छा, कुछ लोगों का लिखना बाकी है आई गेस। सो गाइस, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? ऑब्वियसली टंगस्टन, जिसकी वजह से ये बल्क फिलामेंट्स में यूज करते हैं हम लोग। एंड विच एलिमेंट इन डी ब्लॉक हैज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट? लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? मर्क्यूरी, जो कि लिक्विड में रहता है। ठीक है, जो सॉफ्टेस्ट है। लिख दो, कंप्लीट करो इसे। अब मेरे ख्याल से इसका ग्राफ बना के देने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट। ऐसे क्या कर रहे हो? डी ब्लॉक एलिमेंट की बात हो रही है। लोग डी में पी ब्लॉक का, गैलियम का एग्जांपल नहीं पूछ सकते, बट गैलियम तुम लोगों को मैंने बता के रखा है, एक्चुअल में रूम टेम्परेचर पे वो सॉलिड रहता है। वो 37 डिग्रीज के ऊपर जाने के बाद लिक्विड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट मर्क्यूरी से ज्यादा है। अगर एग्जाम में अगर आ गया, ऐसे इतना फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आता, यूजुअली नहीं आता। ठीक है, नीट के एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आता, जेई में कभी कभार पूछे जाते हैं।
बट गैलियम रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहता है, मर्क्यूरी रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड है। ओके, आगे बढ़े। So guys, next is their atomic radius. Next topic is their atomic radius, जो हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के जमाने में पढ़ा था। ठीक है, तुम लोगों को शायद से याद नहीं होगा, तो एक बार रिवीजन भी हो जाएगी तुम लोगों की। तो थर्ड इज एटॉमिक रेडियस। अब देखो, एटॉमिक रेडियस स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, पे को नी, कॉपर, जिंक। करेक्ट। अब गाइस यहाँ पे यूजुअली मुझे बताओ, एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? एटॉमिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। वेरी नाइस, दिस करेक्ट आंसर है। तो ओवर हियर हम लोग क्या करें, देखो स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन्स और एक डी का इलेक्ट्रॉन। अच्छे से देखना, स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन्स और एक डी का इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम जाते वक्त प्रोटॉन बढ़ गया, एक प्रोटॉन बढ़ा दिया, 22 प्रोटॉन, एंड एक इलेक्ट्रॉन भी बढ़ गया। बट गाइस जो एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो दूसरे ऑर्बिटल में गया ना। डी में टोटल 5 ऑर्बिटल रहता है, जिसमें से जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो दूसरे ऑर्बिटल में गया। अब गाइस प्रोटॉन का चार्ज बढ़ गया तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन भी ऐड किया, बट इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे ऑर्बिटल में चला गया तो इलेक्ट्रॉन के वजह से रिपल्शन होने वाला है क्या? इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे रिपल्शन होने वाला है क्या? नहीं होगा। तो गाइस प्रोटॉन की वजह से अट्रैक्शन बढ़ा, जिसकी वजह से साइज क्या हो गई, थोड़ी कम हो गई। अब देखो 23, एक प्रोटॉन और बढ़ा दिया, एंड एक, दो, तीन, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया, बट अगेन इट वेंट इन अनदर ऑर्बिटल। गाइस मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर दूसरे ऑर्बिटल में चला गया तो अट्रैक्शन बढ़ेगा क्या? अट्रैक्शन नहीं सर, रिपल्शन बढ़ेगा क्या? तो रिपल्शन नहीं बढ़ा, बट प्रोटॉन तो बढ़े यार, तो अट्रैक्शन बढ़ गया, साइज क्या होगी, कम होगी। क्रोमियम 24, अरे यार यहाँ पे तो 5 इलेक्ट्रॉन डी में चले जाते हैं, बट गाइस आर दे रिपेलिंग ईच अदर? तो देयर इज नो रिपल्शन, बट अट्रैक्शन बढ़ गया बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ प्रोटॉन। मैंगनीज 25, अगेन 5 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, all are present in different orbitals, there is no repulsion. Fe में एक प्रोटॉन का अट्रैक्शन बढ़ा, बट 1 2 3 4 5 6, एक प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी बढ़ा। गाइस अट्रैक्शन भी बढ़ा, रिपल्शन भी बढ़ा, इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई। अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, साइज विल रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोबाल्ट 27, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। गाइस अगेन कोबाल्ट में एक प्रोटॉन बढ़ गया, बट यार एक रिपल्शन भी तो देखो ना, इलेक्ट्रॉन का बढ़ रहा है, पेयर्ड अप हो गए इलेक्ट्रॉन, रिपेल करेंगे, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अट्रैक्शन रिपल्शन कैंसिल आउट होगा, साइज विल रिमेन कांस्टेंट। निकल 1 2 3 4 5 6 7 8, गाइस निकल में 28, मतलब एक प्रोटॉन बढ़ाया बट एक इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन भी बढ़ रहा है, रिपल्शन और अट्रैक्शन कैंसिल आउट हो गए, साइज विल रिमेन कांस्टेंट। कॉपर 29, देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। गाइस प्रोटॉन एक ही बढ़ा, प्रोटॉन जो है वो एक ही बढ़ा, बट रिपल्शन 2 इलेक्ट्रॉन के बढ़ गए, बहुत ज्यादा रिपल्शन, बहुत ज्यादा, साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। जिंक, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ये तो भाई नोबल गैस जैसा हो गया, बहुत ज्यादा रिपल्शन। समझ में आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे हो रहा क्या है, देखो फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज, फ्रॉम स्कैंडियम टू मैंगनीज अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, तो एटॉमिक रेडियस जो है, एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होते जा रही है। नाउ गाइस फ्रॉम आयरन टू निकल,
attraction and repulsion both are increasing, so size remains constant. बट कॉपर एंड जिंक में रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, so size increases. क्रोमियम में गाइस अभी के लिए हम लोग b ऑर्बिटल के ही रिपल्शन देख रहे हैं, ठीक है, सो साइज इंक्रीजेस, ठीक है. अब अगर मैं इसका ट्रेंड प्लॉट करने जाऊं तो ट्रेंड देखो कैसे होगा, अच्छे से देखना, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा, डोंट वरी, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो और ट्रेंड लिखना स्टार्ट करो. अब गाइज यहाँ पे अगर इसका हम लोग ट्रेंड प्लॉट करने गए तो कैसे होगा, एटॉमिक रेडियस वर्सेस एटॉमिक नंबर. तो गाइज स्कैंडियम से मैंगनीज तक साइज कम होते गए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज. मैंगनीज के बाद पे, को, नी, ऑलमोस्ट सेम, देन कॉपर एंड जिंक. कुछ समझ में आ रहा है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज ऑलमोस्ट सेम. उसके बाद पे, को, नी, कॉपर एंड जिंक, ठीक है, साइज बढ़ जाती है. नाउ गाइस आफ्टर दिस मुझे बताओ, स्कैंडियम के बाद आता है यूट्रियम. यूट्रियम की साइज बढ़ेगी या कम होगी? यूट्रियम की साइज बढ़ेगी या कम होगी? तो गाइस ऑब्वियसली यूट्रियम में पूरा एक शेल ऐड हो जाएगा, नेक्स्ट शेल में आता है ना, तो यूट्रियम की साइज बढ़ गई, तो यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पल्लेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम. समझ में आ रहा है कुछ? सेम टू सेम ट्रेंड. यूट्रियम में साइज बढ़ गई, बाकी सब में भी साइज बढ़ते जाएगी. यूट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पल्लेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम. अब इसके बाद हम लोगों को लैंथेनॉइड्स देखना है. गाइस लैंथेनम की साइज यूट्रियम से बड़ी हो गई. अगेन सेम रीजन इज व्हाट? रीजन इज क्वाइट सिंपल, व्हिच इज एडिशन ऑफ अ शेल. बट देखो भाई, लैंथेनम के बाद डायरेक्ट हैस्मियम नहीं आता, लैंथेनम के बाद डायरेक्ट हैस्मियम नहीं आता. सो व्हाट हैपेंस, लैंथेनम की साइज बहुत बड़ी है, लैंथेनम की साइज बहुत बड़ी है, दिस इज लैंथेनम. बट लैंथेनम के बाद डायरेक्ट हैस्मियम नहीं आता, बीच में 14 एलिमेंट्स आते हैं, 14 एलिमेंट्स, एंड उन 14 एलिमेंट्स में साइज बढ़ते जाती है, कम होती है, तो वो साइज कम होते जाती है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसकी वजह से लैंथेनम के बाद जो ल्यूटेडियम आया उसकी साइज बहुत कम हो गई. लैंथेनम के बाद जो ल्यूटेडियम आया उसकी साइज बहुत कम हो गई. अब गाइस मुझे बताओ, लैंथेनम से ल्यूटेडियम तक साइज छोटी हो गई, उसके बाद हैस्मियम आ गया, साइज अचानक से बढ़ जाएगी क्या? लैंथेनम से ल्यूटेडियम धीरे धीरे साइज कम होते गई, अचानक से हैस्मियम आ गया, साइज बढ़ेगी क्या? ऑब्वियसली इट विल नॉट इंक्रीज, इट विल रिमेन स्मॉल. तो लैंथेनम के बाद हैस्मियम की साइज बहुत छोटी हो जाती है. समझ में आ रहा है? लैंथेनम के बाद हैस्मियम की साइज बहुत छोटी हो जाती है, एंड दिस इज सेन ओवर हियर, इट डिक्रीजेस सडनली. आर यू गेटिंग इट? ऐसे सडन डिक्रीज, एंड इट बिकम्स ऑलमोस्ट इक्वल टू जिरकोनियम, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. गाइस ये हम लोगों ने बहुत पहले देखा है, बहुत बार देखा है. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इस चैप्टर में ये वापस एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे एफ ब्लॉक में, ठीक है. तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दिस इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. लैंथेनॉइड्स
की वजह से साइज बहुत कम हो गई, तो दिस इज कॉल्ड एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। फिर जिरकोनियम, हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, इन सबकी साइज ऑलमोस्ट नीचे वालों जितनी हो जाती है। टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी, इनकी साइज का ट्रेंड ऐसे कुछ हो जाता है। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? लैंथेनम, हैफनियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, कुछ गड़बड़ की क्या? हाँ, टैंटलम भूल गया ना हम लोग। तो हैफनियम, टैंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। ठीक है, so guys, size of 4D and 5D series becomes almost equal, and because of which their chemical properties becomes equal, and hence they are called as chemical twins. Chemical twins मतलब जिनकी साइज सेम रहती है, जिसके वजह से इनकी प्रॉपर्टीज सेम हो जाती है। केमिकल ट्विन्स अपने पास कौन कौन है? तो केमिकल ट्विन्स अपने पास है जिरकोनियम, हैफनियम। इनके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आए हैं जेई में भी और नीट में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल ट्विन पेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल ट्विन पेयर? जिरकोनियम, हैफनियम, ठीक है, नियोबियम, टैंटलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन एंड टेक्नीशियम, रेनियम, बाकी सारे भी केमिकल ट्विन्स है। हम लोग ये चार ज्यादा करके स्टडी करते हैं। ठीक है, इन चार के ऊपर क्वेश्चन आए हुए भी है। तो गाइज याद रखो, तुम लोगों को मैंने बहुत पहले से बोल के रखा है कि एग्जाम में सबसे पहले हम लोगों को काम करना है पूरा पीरियोडिक टेबल लिख के रखना है। पूरा पीरियोडिक टेबल अगर तुम लोगों की आंखों के सामने हो, तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल ट्विन पेयर, तुम लोग बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। चलो, हो गया? लिख दो ये पूरा। लिख दो जल्दी। ओके, डन। चलो जल्दी लिखो।
चलो आगे बढ़ते हैं, लिख के हो गया होगा। नाउ गाइस नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो फोर्थ इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी में ऐसे कोई स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है, इसमें एक्चुअल में क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं? क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस एकदम सिंपल रहता है, एक्चुअल में तो बहुत सिंपल रहता है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, मैंगनीज या Fe? मैंगनीज का एटॉमिक नंबर रहता है 25, Fe का रहता है 26। अब गाइस तुम लोगों को अगर एटॉमिक एग्जाम में एटॉमिक नंबर दिए रहते हैं, एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम लोगों को निकालने आ रही है, तो तुम लोग एकदम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सी मैंगनीज इज आर्गन 35 4s2, Fe is 36 4s2, उल्टा कर देने का बताया था तुम लोगों को। अब गाइस पोस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो, हम लोगों को थर्ड के बारे में पूछे। पोस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इट विल बिकम 3d5 इलेक्ट्रॉन ओवरऑल बाहर से निकलता है, तो 3d5 4s1 3d6 4s1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालो गाइस, मैंगनीज बन जाएगा 3d5 एंड Fe बन जाएगा 3d6 4s0 4s0। ठीक है, अब गाइस हुआ क्या देखो, राइट नाउ मैंगनीज बिकेम हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड है, दैट मीन्स इट इज स्टेबल। अब गाइस हम लोगों को थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें से इजीली नहीं निकलेगा? विच वन हैज हायर आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा है, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हायर, तो किसमें से? वेरी नाइस, मैंगनीज में से गाइस थर्ड इलेक्ट्रॉन इजीली निकल नहीं पाएगा बिकॉज इट इज मोर स्टेबल। तो गाइस मैंगनीज हैज हायर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? देखो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब अगर तुम लोगों को गाइस फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछा रहता, फर्स्ट में तो यार दोनों 4s2 है ना, तो ऐसे टाइम पे तुम लोग क्या देखते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। विच वन हैज हायर न्यूक्लियर चार्ज? गाइस किसके पास न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है? तो ऑब्वियसली Fe हैज हायर न्यूक्लियर चार्ज, तो तुम लोग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के लिए Fe टिक करके आया था। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी गाइस अगेन 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ भी एनोमली नहीं है, तो अगेन हायर न्यूक्लियर चार्ज विच इज Fe। आर यू गेटिंग इट? एक लिंक लग रही है तुम लोगों को? देखो इसमें कोई ऐसा ट्रेंड नहीं है, तुम लोगों को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है या फिर न्यूक्लियर चार्ज देखना है। ठीक है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी is direct proportional to nuclear charge, nuclear charge मतलब effective nuclear charge, and directly proportional to stability of electronic configuration. Higher the stability of electronic configuration, higher is the ionization enthalpy. ठीक है, let's take another question. Which one has lower third ionization enthalpy? हमेशा higher ही पूछे, ऐसा नहीं है, lower third ionization enthalpy। तो स्कैंडियम एंड टाइटेनियम। अब गाइस स्कैंडियम एटॉमिक नंबर इसका रहता है 21, टाइटेनियम का रहता है 22। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी आर्गन, उल्टा लिखने का 3d1 4s2, टाइटेनियम बनेगा आर्गन 3d2 4s2। अब गाइस वेरी नाइस सिद्धेश, करेक्ट आंसर है। हम लोगों को थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछी है ना, अब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी अगर पूछी है तो बिगिनिंग में मैं 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट निकाल दूं। देखो मैं 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट निकाल रहा हूं, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एट अ टाइम कर रहा हूं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एक साथ कर दी मैंने। प्रणव करेक्ट आंसर है।
तो व्हाट आई विल गेट आर्गन, देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, आर्गन 3d1, आर्गन 3d2। अब थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछिए, मुझे बताओ तीसरा इलेक्ट्रॉन किसमें से इजी निकलेगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन किसमें से इजीली निकलेगा? ऑब्वियसली गाइस आर्गन, मतलब स्कैंडियम। स्कैंडियम में से अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो स्कैंडियम बिकम्स आर्गन विच इज अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है कुछ? एंड यहाँ पे बन रहा है आर्गन 3d1, ये स्टेबल नहीं बना ना, ये स्टेबल बना। एंड स्टेबल बनने के लिए इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली निकल सकता है। लिंक लग रही है तुम लोगों को टॉपिक्स के बीच में? ठीक है गाइस, अनदर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन लो। क्वेश्चन इज vanadium 2 plus is exceptionally stable. Why? अब गाइस वैनेडियम का एटॉमिक नंबर रहता है 23। 23 को उल्टा कर दोगे तो यू विल गेट आर्गन 3d3 4s2। इसको अगर तुम लोग +2 में लेके जाओगे तो यू विल गेट आर्गन 3d3। अब मुझे बताओ गाइस 3d3 इसमें ऐसा क्या स्पेशल है दैट इट इज स्टेबल? देयर इज नथिंग स्पेशल, दैट्स व्हाई इट इज एक्सेप्शनली स्टेबल। मतलब ये एक्सेप्शन है कि 3d3 है फिर भी इट इज बिकमिंग स्टेबल। What do you think? What is the reason behind it? So guys, reason behind it is crystal field splitting. ये हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। डी ऑर्बिटल जिसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, ये जब लिगैंड्स के साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, ये तुम लोग कोऑर्डिनेशन में पढ़ाया जाएगा, जब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं तो डी ऑर्बिटल 2 एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। 2 ऑर्बिटल हायर एनर्जी में चले जाते हैं एंड 3 ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी में चले जाते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? गाइस डी ऑर्बिटल जिसमें 5 ऑर्बिटल्स हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं, इनकी एनर्जी डिफरेंट हो जाती है। 2 की एनर्जी बढ़ती है, 3 की एनर्जी कम हो जाती है। अब गाइस यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से डी के? यहाँ पे डी के 1 2 3 इलेक्ट्रॉन थे। अब ऑर्बिटल स्प्लिट हो गए, 2 की एनर्जी बढ़ गई, 3 की एनर्जी कम हो गई, एंड ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे की तरफ 1 2 3, जिनकी एनर्जी कम होती है गाइस उनको हम लोग बोलते हैं T2G। ठीक है, 3 ऑर्बिटल, 3 मतलब 2 अल्फाबेट एक न्यूमेरिकल। जिनकी एनर्जी बढ़ती है उन्हें हम लोग बोलते हैं EG। 2 ऑर्बिटल 2 अल्फाबेट्स। ठीक है, अब गाइस मुझे बताओ ओवर हियर T2G क्या हो गया? ओवर हियर T2G इज हाफ फिल्ड। यप, अब T2G गाइस क्या हो गया? हाफ फिल्ड हो गया, because of which it becomes stable. Correct, brother. T2G is half filled and hence it has become more stable. ठीक है, अब गाइस मैंने तुम लोगों को वैनेडियम +2 का एग्जांपल दिया। दे माइट आस्क अबाउट क्रोमियम +3। अब गाइस क्रोमियम +3 देखो, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है आर्गन आर्गन 3d5 4s1। अगर ये +3 में चला जाए तो गाइस बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला एंड 2 इलेक्ट्रॉन 3d से निकले, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन 3d से निकले तो 3d3, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन निकला 4s0। आ रहे कुछ समझ में आ रहे हैं? अब यहाँ पे वापस 3d3 सेम चीज फॉलो करेगा, hence it is stable। 3d3 is stable। देखो वैनेडियम 2 प्लस एक्सेप्शनली स्टेबल नहीं है, 3d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाती है। मैंगनीज +4 के ऊपर क्वेश्चन आने दो 25, तो इट विल बिकम आर्गन 3d5 4s2। एग्जाम में तुम लोगों को क्वेश्चन आया मैंगनीज +4 का, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से निकले, 2 इलेक्ट्रॉन डी से निकले, डी से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इट विल बिकम 3d3। नाउ गाइस
डी इलेक्ट्रॉन में अगर डी ऑर्बिटल में अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो T2G हाफ फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्टेबल बनता है। तुम लोगों को पढ़ाया है ना, क्रोमियम+3 स्टेबल, मैग्नीज +4 में एग्जिस्ट करता है, MnO2 बहुत बार हम लोगों ने यूज किया है, तो MnO2 इज स्टेबल। ठीक है, ओके। अब गाइज सिमिलरली अगर मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूं, क्वेश्चन Cobalt+3 इज एक्सेप्शनली स्टेबल। तुम लोगों के जो भी डाउट्स हैं मैं तुम लोगों को ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी दे दूंगा, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। एक्सेप्शनली स्टेबल, वाई? इसका आंसर बताओ जरा। यस सिद्धेश, आपके डाउट का आंसर मिल जाएगा आपको, वेट। Cobalt+3 इज एक्सेप्शनली स्टेबल, वाई? तो देखो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर पता रहना चाहिए, विच इज 27। 27 मींस इट बिकम्स आर्गन D7S2। अब गाइस कोबाल्ट 27 अगर +3 में चला जाए, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन डी से, D6। D6 5 ऑर्बिटल 2 में स्प्लिट हो जाते हैं, ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी। ये 2 ऊपर, 1 2 3 नीचे। अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1 2 3 4 5 6। 6 के 6 इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4 5 6। नीचे वाले को बोलते हैं T2G, ऊपर वाले को बोलते हैं EG। नाउ T2G इज completely filled. Are you getting it? Because of which Cobalt+3 becomes exceptionally stable. अब गाइज इधर तुम लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा, यार एग्जाम में कैसे पता चलेगा विच वन इज स्टेबल विच वन इज अनस्टेबल? तो पूरी ऑर्डर लिख के रख देंगे हम लोग। तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी रहती है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गाइज सबसे स्टेबल रहती है कंप्लीटली फिल्ड। अब मुझे बताओ कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड है? कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीटली फिल्ड है? अरे बोलो, विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कंप्लीटली फिल्ड? वेरी नाइस आदित्य, करेक्ट बोल रहे हो। D10, डी में 10 इलेक्ट्रॉन गाइस। D10 इज मोस्ट स्टेबल, विदाउट स्प्लिटिंग स्टेबल है यार, स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ये अभी के लिए हम लोग ऑक्टाहेड्रल के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो दिस इज स्टेबल इवन विदाउट स्प्लिटिंग। समझ में आ रहा है कुछ? अब गाइस उसके बाद कौन स्टेबल आएगा? D10 के बाद कौन आएगा बताओ जरा। D10 के बाद कौन स्टेबल आएगा? वेरी नाइस सानिका, D5 गाइस विदाउट स्प्लिटिंग। D5 हाफ फिल्ड है, मतलब करेक्ट आंसर है विदाउट स्प्लिटिंग। D5 हाफ फिल्ड है विच इज स्टेबल। उसके बाद कौन आएगा गाइस? उसके बाद कौन आएगा? D6 सिद्धेश, करेक्ट आंसर है, जो कि स्प्लिट होने के बाद कंप्लीटली फिल्ड है। एंड उसके बाद आएगा D3 जो कि स्प्लिट होने के बाद हाफ फिल्ड है। गाइस समझ में आ रहा है कुछ? स्प्लिटिंग होने के बाद अगर कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड होगा तो स्प्लिट करने में यार एनर्जी गई ना, बर्बाद हो गई, तो वो नहीं चाहिए। बिफोर स्प्लिटिंग अगर कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड है तो दे आर मोस्ट स्टेबल। एंड अगर उसके बाद भी पूछा तो स्प्लिटिंग के बाद जो कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड है दे आर स्टेबल। ठीक है, लिख दो। हाँ, अगेन गाइस ये स्प्लिटिंग का कंसेप्ट एंड ऑल, इनके ऊपर एडवांस लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं। मेंस में V+3 CO+3 इनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। और जैसे तुम लोग बोल रहे हो कि ये लिगैंड के ऊपर भी तो डिपेंड करता है सर, ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो वो वैसे क्वेश्चन में फ्रेमिंग की रहेगी। ठीक है, वैसा क्वेश्चन में पूरा डेटा दिया रहेगा तुम लोगों को, डोंट वरी। बट अभी के लिए यार एक थोड़ा सा तो रिवीजन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, या फिर थोड़ी सी एक बेसिक आइडिया। एंड ऐसा अगर क्वेश्चन तुम लोगों को किसी रेफरेंस बुक में मिल जाए तो तुम लोगों को सॉल्व करना है, इसलिए तुम लोगों को ये लिख के दे दिया है। ठीक है, लिख दो ये जल्दी।
लिख के हो जाए तो मैसेज कर देना। ओके, so guys, next is their standard reduction potential. ठीक है, reduction potential. So point number 5 is SRP. Point number 5 is standard reduction potential of metal plus टू metal. ठीक है, अब गाइस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल देखो, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या, अगर एसआरपी की वैल्यू पॉजिटिव है, इसके नाम में रिडक्शन पोटेंशियल, तो कंपाउंड अंडरगोज, कंपाउंड व्हाट इज दैट, अंडरगोज रिडक्शन, वो रिडक्शन के अंडर हो जाएगा। एंड रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड गाइस एसआरपी अगर नेगेटिव हो, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही नेगेटिव हो गया, तो रिडक्शन के अंडर को नहीं जाता। जो चीज रिडक्शन के अंडर को नहीं जाएगी वो क्या होगी, अंडरगोज ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ गाइस, मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करते हैं या लूज करना? एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन के अंडर को जाना, तो मेटल प्रिफर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट बोल रहे हो सज्जन? अब गाइस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इनकी एसआरपी पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए? डी ब्लॉक मेटल्स, वेरी नाइस, डी ब्लॉक मेटल्स हैव नेगेटिव एसआरपी। ठीक है, बट यार इसमें भी हर एक चीज में इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन है, तो क्या का मजा, तो इसमें भी एक्सेप्शन आ जाते हैं। ये पहले से हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें एक्सेप्शन किस चीज का आता है? इसमें एक्सेप्शन आता है कॉपर एंड कॉपर एंड सिल्वर का। तो गाइस ई नॉट Cu2 प्लस, ये दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, इज प्लस 0.34 वोल्ट एंड ई नॉट ऑफ Ag प्लस 2Ag इज प्लस 0.8 वोल्ट। अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यार इतना डेटा याद कैसे रखे? नहीं याद रखना है। याद क्या रखना है? याद अपने ट्रिक्स याद रखनी है। तुम लोगों को ट्रिक क्या दी थी इसके लिए? लीना ने मांगी कार ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली, है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। अब ये याद नहीं है तो हम लोगों का बेसिक या फिर पहले वाले चैप्टर जो है वो थोड़े वीक है। इसमें एक ही वैल्यू याद रखनी थी, हाइड्रोजन की। व्हाट इज द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन? चलो बताओ, व्हाट इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन? कोई तो बता दो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना रहता है? 0 रहता है गाइस। इसका पोटेंशियल रहता है 0 वोल्ट, इसके नीचे वाले रहते हैं पॉजिटिव, मतलब ये रिडक्शन के अंडर को जा सकते हैं। जो चीज रिडक्शन के अंडर को जाती है वो एक्ट करती है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसी, जो चीज ऑक्सीडेशन के अंडर को जाती है वो एक्ट करती है रिड्यूसिंग एजेंट जैसी। इसके ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल, 0 के ऊपर वालों का रिडक्शन पोटेंशियल रहता है नेगेटिव। याद है कुछ? दे अंडरगो रिडक्शन, सॉरी दे अंडरगो ऑक्सीडेशन। नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल मतलब दे अंडरगो ऑक्सीडेशन, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिनका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, दे अंडरगो रिडक्शन, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई कुछ समझ में आ रहा है? तो एनसीईआरटी में ये दो एग्जांपल्स दिए सिर्फ, बट अगर तुम लोग ये सिंपल ट्रिक याद रखोगे तुम लोगों को चार चार पता चल जाएंगे यार, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, प्लीज राइट इट डाउन। देखो बहुत सारी ट्रिक्स बता के रखिए तुम लोगों को, बहुत सारी, सारी की सारी किसी एक अच्छे से जगह पे लिख के रखो। ट्रिक्स में से ही यार तुम लोगों के 30 में से 5 क्वेश्चन तो फ्रेम हो जाएंगे।
ट्रिक्स के बेसिस पे ही तुम लोगों के 5 क्वेश्चन कम बोल दिए मैंने, ज्यादा ही हो जाएंगे सॉल्व, ठीक है। इस साल का नीट का पेपर देखना, तुम लोगों को आइडिया लग जाएगी, बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ ट्रिक के बेसिस पे सॉल्व हो रहे थे। हो गया गाइस लिख के? अब गाइस यहां से तुम लोगों को क्वेश्चंस आते हैं, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, कॉपर प्लस HCl, क्या मिलता है बताओ, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ओके, तो बहुत लोगों का आंसर आ रहा है CuCl2 प्लस H2। सबके आंसर रॉन्ग है, किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं है। दिस रिएक्शन डज नॉट अकर। नाउ व्हाई डज दिस रिएक्शन डज नॉट अकर? बिकॉज गाइस तुम लोग पहले, अगर मैं तुम लोगों को स्कूल वाला तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन दूं, तो जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे आएगा वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल को कभी डिस्प्लेस नहीं कर पाता। सिंपल रीजन, ठीक है। तो कॉपर कभी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर तुम लोगों को प्रॉपर रीजन दूं, जो हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है, over here oxidation state of copper is 0, over here it is becoming +2, copper is undergoing oxidation, hydrogen is +1, it is becoming 0, hydrogen is undergoing reduction, and जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, मींस इट विल प्रीफर अंडरगोइंग रिडक्शन, वो हमेशा रिडक्शन के अंडर को जाना प्रेफर करता है हाइड्रोजन के प्रेजेंस में, एंड देन वी कांट ऑक्सीडाइज इट, इसका ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं। अरे कुछ समझ आ रहा है? देखो ये रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाई हुई है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थर्ड एप्लीकेशन था, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन है ऐसा कुछ तो, ठीक है। SRP में थर्ड एप्लीकेशन टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन है ऐसा कुछ तो हेडिंग थी उसकी, वहां पे ये पढ़ाया हुआ था। और एक एग्जांपल लो गाइस, कॉपर प्लस H2SO4 क्या मिलेगा बताओ, कॉपर प्लस H2SO4 क्या देता है बताओ जल्दी, कॉपर प्लस H2SO4 क्या देगा? तो गाइस यहाँ पे अभी तुम लोगों को लग सकता है कि नो रिएक्शन इज द आंसर, बट यहाँ पे CuSO4 बनता है, ठीक है। वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी कौन सी जिसमें एक्सेप्शन ना है, ठीक है। तो गाइस इसमें CuSO4 बनता है, बट अभी तो मैंने बोला कि कॉपर हाइड्रोजन गैस कभी रिलीज, मतलब हाइड्रोजन कॉपर का ऑक्सीडेशन कभी नहीं कर सकता। तो गाइस यहाँ पे हाइड्रोजन कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कॉपर का ऑक्सीडेशन नहीं कर रहा है, तो कौन कर रहा है? यहाँ पे गाइस सल्फर कॉपर का ऑक्सीडेशन कर रहा है, एंड सल्फर का होगा रिडक्शन, सल्फर +6 से +4 में चला जाएगा, इट विल फॉर्म SO2 गाइस, +6 से +4 SO2 फॉर्म होता है, ठीक है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कॉपर की, ठीक है। तो तुम लोगों को ये ऑर्डर मैंने और नीचे तक लिख के दी थी, Cl माइनस, OH माइनस, NO3 माइनस, SO4 -2 एंड F माइनस। गाइस देखो ट्रिक्स जो मैंने बनाई है बहुत सोच समझ के बनाई है, बहुत, ठीक है, सो दैट तुम लोगों को ये ऐसे क्वेश्चंस में हेल्प हो। ओनली द थिंग इज की प्रैक्टिस कम है, ठीक है। एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो तुम लोगों को उसको अटेम्प्ट करना है, और ऐसा भी नहीं कि ये एग्जाम्पल पहली बार हो रहा है, ये कॉन्क कंडीशन में होता है। तुम लोगों को H2SO4 में लिख के दिया था, H2SO4 कैन एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली इन कॉन्क कंडीशन, डाइल्यूट में ये नहीं होगी रिएक्शन। अब गाइस कॉपर प्लस HNO3 ये तो पढ़ाया था यार, गिव्स अस CuNO3 ट्वाइस,
बट यहाँ पे भी हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता, यहाँ पे रिलीज होता है NO2 if we are using conc HNO3. if we are using dilute HNO3 तो क्या बनता है बताओ? if we are using dilute HNO3 तो कॉपर नाइट्रेट तो बनेगा, CuNO3 ट्वाइस तो बनेगा, प्लस मिलता है हम लोगों को NO नाइट्रिक ऑक्साइड H2O तो बनेगा। यार क्या टाइम पास कर रहे हो? if we are using dilute HNO3 with zinc N2O बनता है, डाइल्यूट HNO3 प्लस कॉपर NO बनता है। देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वही हमारे मार्क्स खा जाते हैं। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है, बट अगर कंसेप्चुअली तुम लोगों ने ये सब अंडरस्टैंड, देखो मैंने तुम लोगों को कभी भी रटाया नहीं, जितना हो सके उतना एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। कुछ चीजें हैं जो रटनी पड़ती है। ठीक है, अब आज के लेक्चर में अगर रटने वाली चीजें बता दूं तो ये ऑर्डर, देखो ये इतना तुम लोगों को एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा कि तुम लोग इसे एग्जाम में कंसेप्चुअली सॉल्व कर पाओ। तो तुम लोगों को इतना याद रखना है कि मैंगनीज तक साइज कम होती है, फिर पेकोनी में कांस्टेंट और कॉपर जिंक में बढ़ जाती है। कुछ चीजें जो रटने वाली है, बट बहुत सारी चीजें जो फिजिकल केमिस्ट्री से हम लोग कोरिलेट कर पाते हैं। यहाँ पे मैंगनीज और टेक्नीशियम में डिप आ जाते हैं, ये भी अगेन ये इतना कोई डीप में भी नहीं पूछेगा। हार्डेस्ट मेटल्स एंड सॉफ्टेस्ट मेटल, इतना याद रखोगे सफिशिएंट है। ठीक है, बाकी तो यार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो टिक करके दे दिया है मैंने। ठीक है, नाम तुम लोगों को याद रहने पड़ते हैं, रखने पड़ते हैं, वी कांट हेल्प इट। ठीक है, बट गाइस अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि तुम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के कंसेप्ट अप्लाई करके यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत सारी चीजें तुम लोगों को बता के रखी है। ठीक है, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, बट हाँ अगर तुम लोगों ने कंसिस्टेंटली एक 10 से 12 बार अच्छे से रीड कर लिया, 10 से 12 बार, तो डेफिनेटली तुम लोगों को ये सारी चीजें बाय हार्ट हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, okay, so guys, I think we have covered a lot of syllabus in today's lecture. We can stop here. ठीक है, और 3-4 प्रॉपर्टीज है, मतलब एक 12 तक 12 प्रॉपर्टीज है एक्चुअली टोटल, और 7 फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बट जो छोटी है अभी बची हुई, फिर 2 कंपाउंड्स केमनोफोर K2Cr2O7 जिनकी रिएक्शन हम लोगों ने पहले से देख के हो चुके हैं। F ब्लॉक 1 घंटे का लेक्चर मीन्स 2 more lectures and this chapter will be over. ठीक है, so with this we can stop here. Till then, see you next time. Bye bye and God bless you. Yep, bye bye.